आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का इतिहास। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश, ठीक है। तो भरतों का देश, भारतवर्ष को किस नाम से पुकारा जाता है? तो भरतों का देश। और इस भारतवर्ष में जो निवासी थे, यहाँ के निवासी, या हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जो निवास करने वाले लोग हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें पुकारा जाता था भारती के नाम से। और इस भारती का अर्थ होता है भरत की संतान। भारती का अर्थ क्या होता है? तो भरत की संतान होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भरत कौन था? तो भरत जो था वो एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत किसका नाम था या भरत कौन था? तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है, प्राचीन कबीले का नाम था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, प्राचीन भारतीय। ये जो प्राचीन भारतीय थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? तो पुकारते थे जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप। ये जो जम्बू शब्द है यहाँ पर, जम्बू शब्द, इस जम्बू शब्द का अर्थ होता है जामुन, जामुन, ठीक है। तो जो प्राचीन भारतीय थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप क्यों कहते थे? तो यहाँ पर जम्बू का अर्थ होता है जामुन, क्योंकि इस देश में जामुन वृक्षों की सर्वाधिकता थी, यानी जामुन वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जिसके कारण ये जम्बू द्वीप कहते थे। और इसी के चलते हम इस भारतवर्ष को जामुन वृक्षों का द्वीप भी कह सकते हैं। यानी कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू का मतलब होता है जामुन, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जामुन के वृक्ष पाए जाते थे, जिसके कारण इस देश को क्या कहा जाता है? तो जामुन वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। जामुन वृक्षों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो प्राचीन ईरानी इस भारतवर्ष को किस नाम से पुकारते थे? तो ये पूछा जाता है। जो प्राचीन ईरानी है ये अपने देश को सिंधु नदी से जोड़ते थे, और ये सिंधु नदी को सिंधु नदी ना कहकर ये हिंदू कहते थे, जिसके कारण ये अपने देश को हिंदू के नाम से पुकारते थे। यानी कि प्राचीन ईरानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा? तो उन्होंने पुकारा हिंदू के नाम से पुकारा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं यूनानी, और यूनानी इस भारतवर्ष को पुकारते हैं इंदे के नाम से, इंदे के नाम से। और ये जो इंदे हैं, इसी इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष को इंडिया कहा। अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष को क्या कहा? तो इंडिया कहा, ठीक है, इंडिया कहा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अरब, और अरब भारतवर्ष को किस नाम से पुकारते थे? तो वो पुकारते थे हिंद के नाम से। अरब भारतवर्ष को किस नाम से पुकारते थे? हिंद के नाम से। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक काल आता है जिसे कहा जाता है मध्यकाल। और इस मध्यकाल में इस भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए उस उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है भारतवर्ष के नाम से। ठीक है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है, तो भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया है। और भारतवर्ष का अर्थ वहाँ पर बताया गया है भरतों का देश। ठीक है, भरतों का देश। और इस भारतवर्ष में जो निवासी थे उन निवासियों को कहा जाता है भारती। भारती का अर्थ होता है भरत की संतान। भारती का अर्थ होता है भरत की संतान। ठीक है, उसके बाद भरत कौन था, तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे, तो वो पुकारते थे जम्बूद्वीप के नाम से। जम्बू का अर्थ होता है जामुन, यानी इस भारतवर्ष में जामुन वृक्षों की सर्वाधिकता के कारण इस द्वीप को जम्बूद्वीप कहा जाता है, यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन ईरानी अपने देश को, या प्राचीन ईरानी जो थे वो भारतवर्ष को हिंदू के नाम से पुकारते थे। क्यों पुकारते थे, क्योंकि ये सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर हिंदू के नाम से पुकारते थे, जिसके कारण नाम यहाँ पर पड़ा हिंदू। ठीक है, और यही नाम फिर धीरे धीरे पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से पुकारा जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यूनानी लोग जो थे वो भारतवर्ष को किस नाम से पुकारते थे, तो यहाँ पर हमने लिखा है इंदे के नाम से पुकारते थे। और इसी यूनानी शब्द इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने भारत को किस नाम से पुकारा, तो उन्होंने पुकारा इंडिया के नाम से। ठीक है, उसके बाद अरब आते हैं और अरब जो है वो भारतवर्ष को हिंद के नाम से पुकारते थे। ठीक है, मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान, यानी कि भारतवर्ष को मध्यकाल में क्या नाम दिया गया, तो हिंदुस्तान नाम दिया गया। ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान शब्द कैसे बना, तो ये बना है, एक शब्द आता है फारसी भाषा का। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द जो है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। किससे बना, तो फारसी शब्द हिंदू से कौन सा शब्द बना, हिंदुस्तान बना है। ठीक है, हिंदुस्तान बना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, समझ लेना, नक्शा थोड़ा ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना, ये हमारे भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भारत का नक्शा आपके सामने बना हुआ है ना, इसमें हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला को हम कहते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है ये क्या करती है, या फिर इसको मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है या ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो वो हो जाएगी आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है, एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जो उत्तर भारत है यहाँ पर क्या होता है, तो इस उत्तर वाले हिस्से में
इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले तथा दक्षिण में हम देखें तो यहाँ पर द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, जिसमें हमने देखा कि भारत के उत्तर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें और इस तरीके से नक्शा बना के आप इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो भारत की जनसंख्या है वो जनसंख्या का निर्माण किस तरीके से हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण कौन कौन से नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगली चीज़ देखेंगे, भारत की जनसंख्या का निर्माण। ठीक है, तो जो भारत की जनसंख्या का निर्माण है वो बहुत सारी नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख नस्लें हैं जो पूछी जाती है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण 5 प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है। 5 प्रमुख नस्लों के, ठीक है, 5 प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण 5 प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जिससे भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो वो है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो एक नस्ल आती है जिसे कहा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, दूसरी जो नस्ल है वो है काकेसाइड। तीसरी नस्ल की बात करें तो मंगोलाइट। चौथी हम यहाँ पर बात करें तो पेलियो मेडिटेरेनियन। पांचवी बात यहाँ पर हो जाएगी नेग्रोइड। पांचवी बात क्या हो जाएगी तो नेग्रोइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भारत की जनसंख्या का निर्माण इन 5 नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, जिसमें कौन कौन सी नस्लें आ जाती है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, काकेसाइड, मंगोलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन और नेग्रोइड, ये 5 नस्लें हैं। इनसे मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत का इतिहास है उसे अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा हो जाएगा मध्य भारत का इतिहास। ठीक है, मध्य भारत का इतिहास, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत के इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इतिहास है इस इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय किससे जाता है, या कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो वो यहाँ पर हो जाएगा क्रिस्टोफ सेलियरस।
ठीक है, क्रिस्टोफ सेल्यूरस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रिस्टोफ ठीक है, सेल्यूरियस, क्रिस्टोफ सेल्यूरस। इस व्यक्ति ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, अब इससे आगे हम जो है वो दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का जो इतिहास है उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो कल की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। वहाँ पर हम देखेंगे कि प्राचीन भारत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको हम वहीं पर देखेंगे। ठीक है।